हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर 5, 6, 7, 8 जितना जो चैप्टर्स है जिसका MCQ दिया गया है क्वेश्चन बैंक में, उसका डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले यदि आप चैप्टर 1 से 4 तक MCQ और लास्ट का 4 चैप्टर का MCQ नहीं देखे हैं तो उसे आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन सबसे पहले पूछा गया है मैग्नेटिज्म एंड मैटर से है। द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट। ठीक है, इनसाइड अ बार मैग्नेट क्या होता है? साउथ टू नॉर्थ, मतलब साउथ टू नॉर्थ पोल होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी हो जाएगा। ध्यान रखना है, इनसाइड बोला था इसीलिए साउथ टू नॉर्थ है। ध्यान रखना, इनसाइड बोला था, यदि आउटसाइड रहता तो नॉर्थ टू साउथ ही होता। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है जो साउथ से नॉर्थ की ओर होता है। तो किधर से होता है? साउथ से नॉर्थ की होता है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। A magnetic needle is kept in a non-uniform magnetic field. It experiences। देखिए, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड को यदि हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा और टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर सिर्फ वो क्या एक्सपीरियंस करता है? टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे तो दोनों चीज एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स भी और टॉर्क भी। द एंगल, देखिए तो क्वेश्चन है द एंगल ऑफ डीप एट पोल इज। पोल पर एंगल ऑफ डीप कितना होता है? तो वो कितना होगा? 45 डिग्री होता है। तो देख लीजिए आपका आंसर जो है, एक मिनट, यहाँ पर क्या दिया गया है? द एंगल ऑफ डीप एट पोल इज। ठीक है, तो ये आपका देखिए डीप पर बात किया जा रहा है कि एंगल कितना होता है। तो आप यहाँ पर एंगल लिख सकते हैं 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री को 45 नहीं होगा, मिस्टेक से हो गया था। एंगल ऑफ डीप एट पोल जो होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक, अब बात आती है कि एंगल ऑफ डीप होता क्या है। यदि यहाँ पे बात करते हैं तो ये समझ लीजिए एंगल ऑफ डीप होता क्या है। तो अर्थ क्या जो मैग्नेटिक फील्ड है और हॉरिजॉन्टल जो प्लेन है उसके बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डीप। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डीप। ठीक है, पोल है इसीलिए 90 डिग्री है। ठीक है, समझ में आया? एंगल ऑफ डीप क्या है? एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये दोनों के बीच का एंगल को बोलते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास कि which of the following material is most suitable for making a permanent magnet? Which of the following material is the most suitable for making a permanent magnet? परमानेंट मैग्नेट बनाना है हम लोग को, तो उसके लिए जो सबसे अच्छा मटेरियल होता है वो होता है स्टील। क्या होता है? स्टील होता है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्यों अच्छा होता है? तो इसका जो रिटेंटिविटी होता है, क्वेरेसिविटी होता है, वो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, फेवर करता है इसे, तो याद रख लेना है। अगला, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो नेगेटिव होता है वो डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए होता है। किसके लिए होता है? डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए होता है। A sensitive magnetic field instrument can be effectively shielded from the external magnetic field by placing it inside which of the following materials? तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? सॉफ्ट आयरन ऑफ हाई परमिएबिलिटी होगा। सॉफ्ट आयरन ऑफ हाई परमिएबिलिटी। ठीक है, इसके अंदर रखेंगे तो हम लोगों के पास जो मैग्नेटिक फील्ड इंस्ट्रूमेंट होगा वो इफेक्टिवली शिल्डेड हो जाएगा बाहरी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उससे। ठीक है, याद रखना है। अब कारण क्या है कि सॉफ्ट आयरन जो होता है वो आसानी से मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि इसका परमिएबिलिटी हाई है और उसको क्या करता है? सील्ड करने का काम करता है, बचाने का काम करता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, देखिए, what happens to the magnetic moment if a hole is made at the center of bar magnet? क्या होगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कि बार मैग्नेट पर सेंटर पर यदि हम एक होल बना देते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट के साथ क्या देखने को मिलेगा? तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? डिक्रीज होता है। यहाँ पर जो आंसर दिया है गलत दिया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में यदि हम बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? डिक्रीज होगा होल होने के कारण। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे, थ्री नीडल्स N1, N2 and N3 आर मेड ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। मतलब पहला वाला फेरोमैग्नेटिक था, दूसरा वाला पैरामैग्नेटिक था, तीसरा वाला डायमैग्नेटिक। ए मैग्नेट व्हेन ब्राउट क्लोज टू देम विल, देखिए फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक दोनों में क्या होने वाला है? अट्रैक्ट होने वाला है। फेरोमैग्नेटिक में ज़्यादा अट्रैक्ट होगा और उसमें वीकली अट्रैक्ट होगा। तो किस में दिख रहा है? अट्रैक्ट N1 स्ट्रॉन्गली, N2 वीकली एंड रिपेल N3 वीकली। हाँ, तो डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है, फेरोमैग्नेटिक में भी अट्रैक्ट होता है, पैरामैग्नेटिक में भी अट्रैक्ट होता है, लेकिन यहाँ स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होता है, यहाँ वीकली अट्रैक्ट होता है, और डायमैग्नेटिक में रिपेल होगा। What is the work done by the magnet of moment M if it is rotated through 360 degree in magnetic field B?
सोचिए 360 डिग्री से वो घूम गया, किसे घूम गया, 360 डिग्री से उसको घुमा दिया। अब 360 डिग्री से घूम गया तो जो टोटल साइकिल है वो कंप्लीट हो गया तुम्हारा, और वर्क डन पूछ रहा है, तो वर्क डन जो होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। कितना हो जाता है, 0। ठीक, समझ में आ गया। आगे बढ़े थे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर, व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। 0 होगा इसके आंसर। कितना होगा, 0 होगा। ध्यान दीजिएगा, ये सब जो क्वेश्चन दिख रहा है अधिकतर केस में आप गौर किए होंगे, यदि आपको नहीं पता है तो आप देखिए अधिकतर का जो आंसर है वो कितना आता है, 0 आता है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। देखिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, इसका यूनिट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका यूनिट यदि हम बात करते हैं, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता क्या है, वो बताता है कि जो मटेरियल है वो कितना मैग्नेटाइज्ड होगा जब उसको हम लोग एक्सपोज करेंगे। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होता है वो होता है डायमेंशन लेस। क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। लेकिन यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, यदि हम बात करते हैं तो आपसे पूछा जा रहा है उसका एसआई यूनिट क्या होगा। तो एसआई यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर। ठीक है, ध्यान रखना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं, नो यूनिट होगा यहाँ पे। ये जो एम्पियर पर मीटर है, ध्यान रखना है, एम्पियर पर मीटर जो होता है ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक है, क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर अबव विच अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक क्या बन जाता है, पैरामैग्नेटिक बन जाता है। ध्यान रखना है, क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर जाने पर जो मटेरियल्स होता है वो अपना परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लॉस कर देता है, मतलब फेरोमैग्नेटिक जो है वो पैरामैग्नेटिक बन जाता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डी एट द मैग्नेटिक इक्वेटर। पोल पर कितना था, 90 डिग्री, इक्वेटर पर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, व्हाट इज द एंगल ऑफ डी एट अ प्लेस वेयर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द वर्टिकल कंपोनेंट। क्या होना चाहिए, सोचिए, दोनों इक्वल हो जा रहा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, आंसर 45 डिग्री तो होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो कौन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, तो देखिए आपके पास जो टंगस्टन, सीजियम, एल्यूमिनियम, लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सब कुछ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो हो जाएगा एल्यूमिनियम। याद रखना है, एल्यूमिनियम क्या होगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। पैरामैग्नेटिक पहचानने का तरीका क्या होता है, जिसके पास क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और जो वीकली अट्रैक्ट होता है। द मोस्ट सुटेबल मेथड मेकिंग ट्रांसफार्मर कोर इज सॉफ्ट आयरन कोर। क्यों यूज करते हैं, ताकि मैग्नेटिक फील्ड सही से मूव करते हुए जाए। रूम टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेटिक था, टेम्परेचर को बढ़ा दिया क्यूरी टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अभी बात किए थे हम लोग। A small piece of substance which is not magnetic is brought near a strong magnet. If a piece of matter is repelled by a magnet, then what is the matter? रिपेल हो रहा है तो डायामैग्नेटिक होना चाहिए, हम लोग अभी बात किए थे। देखिए क्या ऑप्शन है, डायामैग्नेटिक। ठीक, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इज माइनस एम डॉट बी। साफ साफ माइनस एम बी कॉस थीटा होगा, याद रखिएगा, माइनस एम बी कॉस थीटा भी हो सकता है, जब बोले तो याद रखना है। ठीक है, एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एम जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ये भी याद रखना है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट एंड टॉर्क पर पूरा एम क्रॉस बी, एम बी साइन थीटा हो जाएगा, एम बी साइन थीटा। द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आर। देखिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फिर से यूनिट आ गया, हम लोग इसको पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, L2A होगा। ठीक है, आइए लिखते थे ना हम लोग, तो वहाँ से तो लिख ही सकते हैं। ये चैप्टर हो गया खत्म, आपका चैप्टर 5 खत्म हो गया। अब 6 चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं, जो चैप्टर का नाम है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय फैराडे, माइकल फैराडे नाम था उनका। ठीक है, इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस द इंड्यूस्ड EMF इज इंडिपेंडेंट ऑफ। ठीक है, फ्लक्स पर डिपेंड करता है, टाइम पर यदि हम बात करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल पर डिपेंड नहीं करता है। वो किस पर डिपेंड नहीं करता है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, EMI शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग।
लेंज लॉ किस पे बेस्ड है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। केवीएल भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड था, यदि याद होगा आपको तो। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे कौन बेस्ड था, केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ या फिर किरचॉफ जंक्शन लॉ बोलते थे हम लोग उसको। सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट पूछ रहा है, तो सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, हेनरी होगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी पूछे तो भी हेनरी होगा, ध्यान रखना है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का पूछे तो भी क्या होने वाला है, हेनरी होने वाला है। द ईडी करंट आर यूज टू मेक ए गैल्वेनोमीटर डेड बीट, इन स्पीडोमीटर, इलेक्ट्रिक ब्रेक, सब में यूज करते हैं हम लोग ईडी करंट का। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज डिटरमाइंड बाय, डायरेक्शन किससे मेजर कर सकते हैं हम लोग, लेंज लॉ से भी कर सकते हैं और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल से भी कर सकते हैं। याद रखना है, लेंज लॉ से तो कर सकते हैं और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल से भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी होगा। इफ अ प्लेन सर्कुलर कॉइल हैज n टर्न्स देन इट्स सेल्फ इंडक्टेंस बी प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ध्यान रखना है, n टर्न्स देन इट्स सेल्फ इंडक्टेंस बी प्रोपोर्शनल टू, किस पे डिपेंड करेगा, तो सेल्फ इंडक्टेंस को हम लोग L से डिनोट करते हैं, तो L जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n स्क्वायर के। समझ में आया, क्या बोले हम लोग, किस तरह से डिपेंड करेगा, तो डिपेंडेंसी जो होगा वो n स्क्वायर पर होगा। समझ में आया। अब बोल रहे हैं सर फॉर्मूला भी लिखा देते तो ठीक है होता। सर्कुलर कॉइल के कारण जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट n स्क्वायर a बाय L। Two identical coil made of copper and aluminium are rotated with uniform speed in a uniform magnetic field, then the value of induced current in aluminium coil will be। ये क्या बोला है कि दो आइडेंटिकल कॉइल है कॉपर का और एल्यूमिनियम का बना हुआ, उसको रोटेट किया जा रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो इंड्यूस जो करंट बनेगा एल्यूमिनियम कॉइल में वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा या बराबर होगा। देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो दोनों में सेम होगा, लेकिन यदि हम इंड्यूस्ड करंट का बात करते हैं तो इंड्यूस्ड करंट जो एल्युमिनियम में होगा, ठीक है, वो कम होगा। एल्युमिनियम में जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। किस में ज़्यादा होगा, कॉपर में ज़्यादा होगा, कॉपर में ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा कॉपर में ज़्यादा होने का कारण क्या है कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो एल्युमिनियम से कम होता है। तो एल्युमिनियम कॉइल में पूछा है तो क्या होगा, लेस देन दैट इन कॉपर कॉइल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका पहला आंसर ये हो गया, लेस देन। समझ में आया। कॉपर का लूप में ज़्यादा होगा, याद रखना है, कॉपर लूप में ज़्यादा होगा। क्या ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा होगा। इंड्यूस्ड करंट कॉपर का लूप में एल्युमिनियम का लूप से ज़्यादा होगा। ठीक है, अगला क्या है, कीपिंग द टोटल लेंथ ऑफ ए कॉइल अनचेंज द नंबर ऑफ टर्न्स इन इट आर डबल, इट्स सेल्फ इंडक्टेंस विल बी। अब देखिए डबल किया गया है तो n का स्क्वायर था, अभी हम लोग बात किए थे, तो डबल करने पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा। द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल बी इक्वल टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल इफ द करंट थ्रू प्राइमरी कॉइल इज kept constant at 1 ampere, reduced from 1 ampere to 0, varied with the rate of 1 ampere per second, none of them। तो देखिए वैरी करते रहना चाहिए, चेंज होते रहना चाहिए। क्यों चेंज होते रहना चाहिए, सोचिए, इंडक्टेंस तभी होता है जब फ्लक्स चेंज होगा। तो कांस्टेंट रखने पर नहीं होने वाला है, रिड्यूस करना, वैरी करते रहना पड़ेगा, वैरी करते रहना पड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है, देखिए ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर होगा, पिछले चैप्टर में हम लोग बात कर रहे थे इसका। वेबर पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होगा, तो ये होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड का। किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड का। देख लीजिए यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, ध्यान दीजिए। अ कॉइल ऑफ एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 100 टर्न्स इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला। द मैग्नेटिक फील्ड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल विल बी। फ्लक्स बराबर क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, एन होगा तो एन टाइम्स कर देंगे एन बी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब जो जो दिया है उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल सा फार्मूला है आपके पास। ठीक, एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 100 टर्न इंटू बी कितना दिया हुआ है 0.2 इंटू ए कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर मतलब 10 की और माइनस 2 मीटर मतलब 10 की और माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा, स्क्वायर है तो 10 की और माइनस 4 हो जाएगा। इंटू कॉस थीटा, कॉस 60 डिग्री कितना होता है, हाफ होता है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा।
5 × 10⁻³ वेबर। फॉर्मूला याद रखना है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखते ही सवाल बन जाएगा आपका। फॉर्मूला याद नहीं है तो दिक्कत होगा। द रेजिस्टेंस ऑफ ए क्लोज सर्किट इज 10 ohms. In this circuit, flux changes according to the equations phi is equals to 6t square minus 5t plus 1 t in seconds. So the current induced in the circuit at t is equals to 0.25 second will be। जो दिया है उसको लिखिए सबसे पहले। जो रेजिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, 10 ओम दिया हुआ है। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10 ओम दिया हुआ है। ठीक, आगे आपके पास क्या दिया हुआ है, आगे आपके पास क्या दिया हुआ है, फ्लक्स का इक्वेशन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1। ठीक, आपसे पूछा इंड्यूस्ड करंट जो होगा उसका जो वैल्यू है वो कितना होगा। ठीक, कब पूछा है, 0.25 सेकेंड पर। तो क्या करना है इसमें, ठीक है, सबसे पहले E बराबर क्या होता है, माइनस d∅/dt। तो d∅/dt निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड यदि EMF का बात करते हैं तो सिर्फ d∅ क्या होगा, dt होगा। मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना होगा, 12t - 5 हो जाएगा। इंड्यूस्ड EMF आ गया मेरा। अब I बराबर क्या होता है, इंड्यूस्ड EMF डिवाइडेड बाय, मतलब I बराबर V/R। तो यहाँ पर हो गया 12t - 5 डिवाइडेड बाय R। R मतलब कितना, 10। कितना भी बोला है, 0.25 पे। T की जगह कितना रख देना है, 0.5। तो 12 × 0.5 - 5 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना हो जाएगा, 12 × 25 = 60। कितना आ रहा है, एक मिनट, 0.5 रख दिया हम, 0.25 होगा ना यहाँ पर, तो होगा 0.25। तो 12 × 0.25, तो 12 × 25 = 60 आ रहा था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा तो मेरे पास। तो 3 - 5 डिवाइडेड बाय 10, 2/10 मतलब 0.2 एम्पियर। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो समझे, पहले EMF इंड्यूस निकाल लिए, उसके बाद क्या निकाल लिए, इंड्यूस्ड करंट निकाल लिए। डायमेंशन फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, तो क्या होगा, याद रख लेना है डायमेंशन फार्मूला, ml2 p2a-1। ठीक है, कोई दिक्कत डायमेंशन फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेकिन आपका मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा है तो फ्लक्स बराबर क्या होता है, B.A होता है। ठीक, B.A होता है। आपको B का क्या, मैग्नेटिक जो आपका दिया हुआ है उसके बारे में यदि हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला पूछा है आपसे, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का भी पता होना चाहिए। किसका पता होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का। यदि आपको पता होगा तो मैग्नेटिक फील्ड से उसको निकाल लेंगे आसानी से। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का नहीं पता है तो उसको याद कर लीजिए, अभी हम लोग सवाल सॉल्व कर चुके थे उसका। ठीक है, हम लोग का जो मैग्नेटिक था वो था M, L तो था नहीं उसमें, M T - 2 a-1 होगा। ठीक, अब इनटू करना है क्या, L2 कहाँ से आया, एरिया से, बस आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, the current in a coil changes from 0.2 to 0.4 ampere in 0.1 second. The average induced EMF in the coil is 1 volt. Then the self inductance will be, self inductance कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। तो सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए, करंट कहाँ से कहाँ चेंज हुआ, करंट चेंज हुआ आपका 0.2 से 0.4। ठीक है, तो चेंज इन करंट का वैल्यू बात करते हैं हम लोग, तो 0.5 में से 0.2 को घटाना पड़ेगा, तो करंट में चेंज हुआ 0.2 का। कितना टाइम लगा इसको होने में, जितना करंट चेंज हुआ 0.1 सेकेंड में चेंज हुआ। ठीक है, मतलब यहाँ से जो करंट में जो चेंज हुआ, जिसको हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, देखिए EMF इंड्यूस जो होगा वो सिंपली होगा L × di/dt। टाइम के साथ किस तरह से चेंजेस हुआ, तो EMF इंड्यूस जो है वो कितना था, 1 वोल्ट। तो यहाँ पे 1 रखेंगे, इज इक्वल टू L × di/dt जो था वो था 0.2 डिवाइडेड बाय 0.1। तो L ये देखिए 0.2 0.1 खत्म, तो 1 बराबर हो जाएगा L × 2, तो L बराबर हो जाएगा 1/2। तो 1/2 मतलब 0.5 हेनरी। कितना हो गया, 0.5 हेनरी। देखिए, 2 आइडेंटिकल बल्ब्स आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। अब देखिए यहाँ पर इंडक्टर लगा हुआ है, यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ वेरिएबल है, V1 V2 है। की को क्लोज करते हैं। आफ्टर सम टाइम, अब क्या बोला है इसमें क्वेश्चन, ऑप्शन सुनिए। आफ्टर सम टाइम बोथ बल्ब V1 एंड V2 स्टॉप एमिटिंग लाइट। कुछ समय के बाद V1 V2 रुक जाएगा। आफ्टर बोथ द बल्ब V1 एंड V2 स्टॉप ग्लोइंग इमीडिएटली, बल्ब V1 इमीडिएटली एंड बल्ब V2 स्टॉप ग्लोइंग आफ्टर सम टाइम, बल्ब V2 इमीडिएटली एंड बल्ब V1 स्टॉप ग्लोइंग आफ्टर सम टाइम्स। क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन होगा। इसका कारण क्या है, यहाँ पर जो है आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है।
ठीक है, रियोस्टेट एक तरह से है। तो बल्ब जो 2 होगा वो तुरंत ग्लो करना बंद कर जाएगा, यहाँ पर करंट जाएगा तो ये जलेगा। A current I is flowing upward in a long straight wire as shown in figure. When a rectangular loop of wire placed near it is pulled to right, the current induced in the loop will be। देखिए अब यहाँ पर यदि आप ध्यान दें तो क्या हो रहा है, ये करंट है, यहाँ पर आप इसको क्या कर रहे हैं, दूर लेकर जा रहे हैं, मतलब राइट की ओर लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो राइट की ओर लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पर हो क्या रहा है समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था वो कैसे बन रहा था, इससे बन रहा था, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब दूर लेके जा रहे हैं मतलब क्या कम हो रहा है, देखिए करंट के कारण क्या बना होगा, मैग्नेटिक फील्ड बना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है मतलब फ्लक्स कम हो रहा है। क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स जो होता है उसको, जिससे वो जनरेट हुआ उसी को क्या करेगा, बनाने का काम करेगा। तो उसी को बढ़ाने का काम करेगा। तो तभी पॉसिबल है जब ये इंड्यूस्ड जो करंट है वो किस डायरेक्शन में हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो। किस में हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। द डायमेंशन फार्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज, इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायमेंशन फार्मूला। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ईएमएफ जो है वो एक तरह से वोल्टेज ही है, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायमेंशन फार्मूला होगा वही वोल्टेज का ही होगा। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपके पास ml2t-3 a-1। क्या होता है, ml2t-3 a-1। अब आपको डाउट हो रहा है सर कैसे आप लिख दिए, देखिए इस तरह का डायमेंशन आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आपको पता होगा वर्क डन बराबर क्या होता है, वर्क डन बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर Q इंटू भी तो पता है हमको। सोचिए वर्क डन तो V बराबर W बाई क्या होगा, Q होगा। ठीक, वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ml क्या होता है, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ml2t-2 डिवाइडेड बाई Q लिखा हुआ है, तो I बराबर क्या होता है, Q बाई टी। तो हम यहाँ पे Q बराबर IT लिखेंगे, तो IT लिखेंगे तो 1 एम्पियर आएगा और 1 T आएगा। तो आपका कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये नंबर तो आ गया। डायमेंशन फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज, तो अभी हम लोग सॉल्व किए थे, फाई बराबर क्या होता है, नहीं सॉल्व किए तो ध्यान रखिए, फाई बराबर होता है LI। मतलब फाई का यदि आपको पता है तो फाई बाई आई जो होगा वो सेल्फ इंडक्टेंस का होगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस का जो हो गया वो क्या हो जाएगा, ml2t-2 a-2। अभी तो निकाल लेते फ्लक्स का, वहाँ पे a⁻³ था। तो चैप्टर खत्म हो गया हम लोग का। तो अब हम लोग का था गया अल्टरनेटिंग करंट, चैप्टर 7। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC मेंस इन इंडिया, 50 हर्ट्ज। एन अल्टरनेटिंग करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय डायनेमो। द डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको बोलते हैं डायनेमो। डायनेमो से कंफ्यूजन लग रहा है, सिंपली समझिए जनरेटर। क्या समझिए, जनरेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एग्जिबिट मैक्सिमम पावर डिसिपेशंस, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। जो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा उसी में होगा, क्योंकि यहाँ पे फेज डिफरेंस जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, ये समझ में आया आपको। निम्नलिखित व्हाट हैपेंस टू द इंडक्टिव रिएक्टेंस व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई इज इंक्रीजेज। इंडक्टिव रिएक्टेंस के साथ क्या होता है जब हम इसका फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस टू द इंडक्टिव रिएक्टेंस व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई इंक्रीज्ड। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होगा वो इंक्रीज करेगा फ्रीक्वेंसी के बढ़ने के साथ। तो याद रखना है इंक्रीज होगा, क्या होगा आपका, इंक्रीज। यहाँ देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस टू द क्वालिटी फैक्टर ऑफ एन LCR सर्किट इफ द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड। डिक्रीज हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर याद है क्या होता था, ω² L/R। व्हेन इज द करंट इन सर्किट वॉटलेस, वॉटलेस करंट कब होता था इसके बारे में बात किया जा रहा है। तो वॉटलेस करंट किस में होता था, जब पावर 0 हो जाता था। तो मेरा पावर किस में 0 हो जाएगा,
व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज 0। एनर्जी डिसिपेटेड इन LCR सर्किट इज, कितना एनर्जी डिसिपिएट होगा यदि हम बात करते हैं तो LCR सर्किट में एनर्जी जो डिसिपिएट होता है वो सिर्फ और सिर्फ R के द्वारा होता है। सिर्फ और सिर्फ R के द्वारा क्यों होता है? क्योंकि L और C का जो वैल्यू है वो दोनों आपस में क्या हो जाता है? कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आया। अगला है क्वेश्चन क्या है आपके पास, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन एन AC सर्किट। इंडक्टिव रिएक्टेंस का रेशियो और आपसे पूछ रहा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो रेशियो होगा वो कितना होता है। देखिए XL होगा एक जगह और एक जगह क्या होगा XC। ठीक है, XL बराबर क्या होता है? तो XL बराबर बोलेंगे आप सर XL बराबर होता है ओमेगा L। ठीक है, और XC बराबर क्या होता है सर? तो आप बोलेंगे XC बराबर सर होता है 1 बाय ओमेगा C। 1 बाय क्या होता है? ओमेगा C। अब क्या बोल रहा है? दोनों का रेशियो बोल रहा है, तो दोनों का रेशियो ले लीजिए, XL बाय XC बराबर ओमेगा L डिवाइडेड बाय 1 बाय ओमेगा C। ऊपर में क्या चल जाएगा? ओमेगा C ऊपर चल जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर LC हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 आएगा, तो ओमेगा स्क्वायर LC बाय 1, तो ओमेगा स्क्वायर LC ही लिखेंगे हम लोग। ठीक है, इस तरह से हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, क्या दिया गया ध्यान से देखिए, एकदम जल्दी जल्दी से हम लोग देखते हैं ताकि आप लोग का भी टाइम का लॉस ना हो, जल्दी से आपका रिवीजन भी हो जाए। अब इन सीरीज LCR सर्किट जो रेजोनेंस होता है उसमें क्या होता है? रिएक्टेंस जो होता है वो कितना होता है? 0 होता है। इन सीरीज रेजोनेंस LCR सर्किट रिएक्टेंस इज 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। The number of turns in primary coil of a transformer is 200 and the number of turns secondary coil is 10. If 240 volt AC voltage is applied to primary, the output from the secondary से आउटपुट कितना होगा? तो ध्यान दीजिए EP बाय ES बराबर होता है हम लोग के पास NP बाय NS। इसको कैलकुलेट करेंगे, पुट कर दीजिए। ये प्राइमरी होगा तो प्राइमरी का होगा, सेकेंडरी होगा तो सेकेंडरी का होगा। तो EP का कितना दिया? 240 डिवाइडेड बाय ES पूछ रहा है आपसे, इज इक्वल टू NP नंबर ऑफ टर्न्स जो है प्राइमरी में वो कितना दिया हुआ है? 200, और इधर कितना दिया हुआ? 10। तो एक 0 से एक 0 कट गया, एक 0 से एक 0 कट गया, तो ES बराबर हो गया 12 वोल्ट आ जाएगा। कितना जाएगा? 12 वोल्ट। फॉर्मूला याद रखना है, सिर्फ ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल, ट्रांसफार्मर किसके प्रिंसिपल पर वर्क करता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट करंट जो होता है लैग करता है EMF से π/2 के द्वारा। ठीक है, याद रखना IPL इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है। ठीक, तो करंट के बारे में पूछा था तो लैग करेगा ना। द एवरेज पावर डिसिपेशन इन प्योर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, जो एवरेज पावर होता है वो कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है देखिए, कैपेसिटर एक्ट्स एज एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस फॉर बोथ AC एंड DC सर्किट होगा? नहीं होगा। कैपेसिटर एक्ट्स एज ए, यहाँ पे ध्यान देना है, कैपेसिटर एक्ट्स एज एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के तौर पे कब काम करेगा? जब वो DC में होता है, डायरेक्ट करंट में होता है। इसमें होता है डायरेक्ट करंट में होता है। द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड लेमिनेटेड बिकॉज, ट्रांसफार्मर को लेमिनेटेड क्यों करते हैं? लॉस से बचाने के लिए। बाय डूइंग दिस द लॉस ऑफ एनर्जी कैन बी रिड्यूस्ड, एनर्जी का लॉस को क्या किया जाए? कम किया जाए, इसीलिए करते हैं। ठीक है, द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट I0, इट्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू विल बी, इसका जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगा वो क्या होगा? I0 बाई √2। पीक वैल्यू यदि I0 है तो उसको यदि √2 से डिवाइड दे देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, इन स्टेप ऑफ ट्रांसफर द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स आर रेस्पेक्टिवली N1 and N2। देखिए स्टेप अप है तो मतलब लो से हाई हो रहा है, तो हाई हो रहा है इसका मतलब समझना है कि इधर ज़्यादा है, किधर ज़्यादा है? N2 ज़्यादा है N1 से। कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर। व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इन अ DC सर्किट, DC सर्किट में क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। यही क्वेश्चन पूछा, ऊपर पूछा था आपसे। कैपेसिटर एक्ट एज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, किसके लिए? DC के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन को अलग ढंग से पूछ लिया आपसे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन दिया गया है आपके पास वो क्या है? द ट्रांसफार्मर रेशियो ऑफ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर इज, जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो क्या है? 1 से ज़्यादा है स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक है, 1 से क्या है? ज़्यादा है। इस चैप्टर का आपका सारा MCQ क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। ध्यान रखिएगा LCR सर्किट का डेरिवेशन देख लीजिएगा, इसमें से एग्जाम में पूछा भी है। ठीक है, रिएक्टेंस इंपेडेंस किस तरह से, और ट्रांसफार्मर का डेरिवेशन देख लीजिएगा। ट्रांसफार्मर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। ट्रांसफार्मर जो 5 नंबर में आएगा आपका, कितना नंबर का आएगा? 5 नंबर का। इसी में आपको AC जनरेटर भी देख लेना है, ट्रांसफार्मर और साथ साथ में AC जनरेटर। ये दोनों में से एक क्वेश्चन तो मान के चलिए, और एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, यदि दोनों आ गया तो और अच्छा बात है।
अब हम लोग अगले क्वेश्चन चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। ये पूरा जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक तरह से पूरा याद करने वाला ही चैप्टर है। मैक्सवेल इन हिज फेमस इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में इंट्रोड्यूस किया वो। आगे कंडक्शन करंट इज सेम एज डिस्प्लेसमेंट करंट व्हेन द सोर्स इज, देखिए कब सेम होगा, व्हेन द सोर्स इज आइदर अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। जब अल्टरनेटिंग करंट होगा या फिर डायरेक्ट करंट होगा तो जो कंडक्शन करंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट करंट के सेम हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सुटेबल रेडिएशन फॉर टेलीकम्युनिकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए कौन सा रेडिएशन सबसे अच्छा होता है, तो वो अच्छा होता है माइक्रोवेव। क्यों अच्छा होता है यदि हम बात करते हैं तो इन लोग का जो वेवलेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इक्वेशंस, ये किससे ऑब्टेन्ड होता है, तो 1/√μ0 1/√μ0 E0 से आता है। अब इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो बोलता है फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव, माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये याद रख लीजिए। देखिए सबसे पहले है रेडियो वेव, सबसे पहले है रेडियो वेव, रेडियो वेव को हम डालें माइक्रोवेव में, किस में डालें, माइक्रोवेव में, मतलब माइक्रोवेव में, एक तरह से याद रख लीजिए। तो ये क्या हो गया, लाल हो गया, लाल हो गया तो क्या होगा, इंफ्रारेड का बात कर रहे हैं, लाल हो गया तो क्या होगा, विजिबल होगा, दिखेगा। उसके बाद क्या हो गया, यूवी रेज, क्या हो गया, यूवी रेज। उसके बाद क्या हो गया, एक्स रेज। उसके बाद हो गया गामा रेज। ये याद रखने से आपका काम हो जाएगा। इधर से इधर जाएंगे हम लोग, रेडियो वेव को डालो माइक्रोवेव में, माइक्रोवेव में डालेंगे तो लाल हो जाएगा, लाल हो जाएगा तो विजिबल होगा, फिर उसका यूवी एक्स वाई मतलब गामा। इधर से इधर जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ता है मतलब एनर्जी बढ़ता है, मतलब वेवलेंथ जो होगा वो क्या होगा, घटता है। तो पूछा माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा किससे, रेडियो वेव से। रेडियो वेव से कंपेयर किया जा रहा है, यहाँ पे पहला ऑप्शन वही दिया था, तो ध्यान ये रख लेना है कि मोर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव। द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होगा, तो सोचिए सबसे लास्ट में भी आपको किसको बताएं, गामा रेज का। यूज फॉर फोटोग्राफी इन फॉग, फोटोग्राफी इन फॉग में किसका यूज करते हैं हम लोग, इंफ्रारेड का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, इंफ्रारेड का यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव हैज मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ किसका होगा, तो जिसका एनर्जी ज़्यादा होगा, तो एनर्जी किसका ज़्यादा है, गामा रेज का, तो मिनिमम वेवलेंथ भी क्या होगा, उसी का होगा, गामा रेज का ही होगा। ठीक है, सुटेबल फॉर इन्फेक्टिंग वाटर, डिसइनफेक्टिंग वाटर के लिए कौन सुटेबल होता है, अल्ट्रावायलेट रे होता है, कौन होता है, अल्ट्रावायलेट रे होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला जो क्वेश्चन है, द एनर्जी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज होली शेयर्ड ओनली बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वली डिवाइडेड बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इक्वली डिवाइडेड, सी नंबर होगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग के पास देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या दिया गया, किस चैप्टर से है, इसी चैप्टर, तो चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, आप यहाँ से इस चैप्टर से देख लीजिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है और इसका क्या प्रॉपर्टीज़ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में तो हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं यूजेस देख लीजिएगा सबका, यूवी रेस का, गामा रेस का, फिर एक्स रेस का, सबका यूजेस देख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं अगले चैप्टर की ओर, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज जो ऑब्जेक्ट से बड़ा हो वो किस में फॉर्म्ड होता है, वो फॉर्म्ड होता है कॉनकेव मिरर में, इसमें फॉर्म होता है कॉनकेव मिरर में। अ रे ऑफ लाइट बेंड व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, द बेंडिंग ऑफ रे इज कॉल्ड, जब रे बेंड होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 एंड 3/2 रेस्पेक्टिवली। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर टू ग्लास विल बी, वाटर टू ग्लास विल बी क्या होगा, ठीक है, तो वाटर टू ग्लास हो जाएगा। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर टू ग्लास, तो वाटर का कितना है 4/3 और इसका कितना है 3/2, तो 4 मतलब 8/9 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, when a convex lens whose refractive index is 1.5 and focal length f is immersed in water 4/3, then its focal length, उसका फोकल लेंथ क्या होगा, उसका फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाएगा f से, तो फोकल लेंथ f से ज़्यादा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ बाई कॉन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, जो रेडियाई है वो कितना है 10 और 15, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.5, तो इसका फोकल लेंथ कितना होगा, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। द इमेज फॉर्म बाय सिंपल माइक्रोस्कोप इज, सिंपल माइक्रोस्कोप से जो इमेज फॉर्म होता है वो कैसा होता है, तो वो इमेज होता है इमेजनरी एंड इरेक्ट, इमेजनरी एंड इरेक्ट, जो हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह होता है ना उस तरह का बात किया जाता है। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ ए टेलीस्कोप आर एफ एंड एफ रेस्पेक्ट, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप इज, जो मैग्नीफाइंग पावर होता है टेलीस्कोप का वो क्या होता है, तो आपका होता है ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय आई पीस का फोकल लेंथ, ठीक है, तो एफ बाय एफ हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय आईपीस का फोकल लेंथ। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, व्हेन द लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज इंक्रीज देन इट्स मैग्नीफाइंग पावर, उसका जो मैग्नीफाइंग पावर है उस पर क्या असर पड़ेगा, वो बढ़ जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद इंक्रीज इन वेवलेंथ द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर क्या असर पड़ेगा, तो वो घट जाएगा,
वो क्या होगा, घट जाएगा। ये ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, इन द absence of atmosphere, द कलर ऑफ स्काई वुड बी विजिबल फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से कैसा दिखेगा एटमॉस्फेयर के absence में, तो ब्लैक दिखने वाला है हम लोग को, कैसा दिखने वाला है, ब्लैक। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग के पास जो अगला जो चैप्टर्स है उसका नाम आप जानते ही होंगे, बहुत ही फेमस चैप्टर्स जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स, जिससे आपको कुछ डेरिवेशंस भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, हाइजेंस प्रिंसिपल्स का। अकॉर्डिंग टू हाइजेंस द वेव्स ऑफ लाइट आर, जो हाइजेंस है उसके अकॉर्डिंग जो वेव्स होता है वो कैसा होता है, तो वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होता है और मैकेनिकल होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट वाज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया था, हाइजेन के द्वारा दिया गया था। टू सोर्स ऑफ वेव्स आर सेड टू बी कोहेरेंट, दो सोर्स जो वेव होगा उसको कोहेरेंट का बोलेंगे जब उसका वेवलेंथ सेम होगा और कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा, ठीक है। तो कहाँ पे दिख रहा है कौन सा ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन, वेवलेंथ सेम होना चाहिए और कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए उसके बीच में। इन द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ वेव there is loss of energy, there is a gain of, there is no loss of energy, no gain of energy and only distribution of energy। इंटरफेरेंस में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। इसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए, टू वेव्स हुज इंटेंसिटीज आर इन द रेशियो 9:1 प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। जो मैक्सिमम होगा और जो मिनिमम होगा उसका इंटेंसिटी का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो उसका जो मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यू होगा वो होगा 4:1। कितना होगा, 4:1 होगा। आप बोलेंगे कैसे, तो ये होता है √I1 प्लस √I2 डिवाइडेड बाय √I1 माइनस √I2। तो देखिए 9/1 दिया हुआ तो उसको 9 मान लेते हैं, तो √9 होगा प्लस √1 होगा डिवाइडेड बाय √9 होगा माइनस √1 होगा, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज डबल्ड इन यंग्स एक्सपेरिमेंट देन द विड्थ ऑफ फ्रिंज इज, फ्रिंज का जो विड्थ है उस पर क्या असर पड़ेगा यदि वेवलेंथ को हम क्या कर दिए, डबल कर दिए, ठीक है। तो बीटा और क्या था हम लोग का, लेमडा /d था, तो ये डबल होगा लेमडा, तो क्या होगा, ये भी डबल हो जाएगा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आगे क्या बोलता है, यूजेज ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, द शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन इज, किस तरह का शेप बनता है, तो वहाँ पे जो शेप बनता है वो होता है हाइपरबोला, जैसा शेप बनता है, कौन बोला, हाइपरबोला। तो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल्स फॉर द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज, जो ऑब्स्टेकल्स है उसका साइज क्या होना चाहिए, वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए। हम लोग याद करते हैं ए जो होता है वो नियरली लेमडा के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ सकते हैं आप। तो अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या दिया है ध्यान दीजिए, द फिनोमेना बाय विच द नेचर ऑफ लाइट वेव्स इज ट्रांसवर्स, कौन सा फिनोमेना जिससे ट्रांसवर्स होता है, तो वो है पोलराइजेशन, लेकिन ये आपका टॉपिक में नहीं है, ध्यान रखिए ये नहीं आएगा एक तरह से। A ray of light incident on a glass plate at an angle of 60 degree. If the reflected and refracted ray are mutually perpendicular, then the refractive index of material is, mutually perpendicular है तो refractive index पूछ रहा है। यहाँ पे एंगल कितना डिग्री का बनाया, 60 डिग्री का बनाया, कितना, 60 डिग्री का। तो यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है वो यहाँ पर खत्म होता है। आप एक बार देख लीजिएगा डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में डिफरेंस और हाइजेन प्रिंसिपल देख लीजिएगा, और साथ साथ में YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, उसका आप एक बार जो डेरिवेशन है उसके बारे में समझ लीजिएगा। इस चैप्टर से आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये चैप्टर का सारा MCQ खत्म होता है यहाँ पर। यदि आप पहले का वीडियो नहीं देखें तो आप पहले का देख सकते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ